सो हे गाइस, I'm Kaushal, welcome to Testing Another Way। आज हम करने लगे हैं तुम्हारा ICSE हिस्ट्री एंड सर्विस क्लास 10th का चैप्टर सेकंड फेज ऑफ INM का मतलब तुम्हारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो हाँ यही है नाम। एक बार कंफर्म करा था मैं, कहा पहली वीडियो की स्टार्टिंग में ही गलत हो जाए। फॉर रेफरेंस वी आर यूजिंग दिस मॉर्निंग स्टार की बुक, बट तुम्हारे स्कूल में कोई और बुक भी यूज़ होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो में बने रहो। क्योंकि जो कहानी है, जो चीज़ है, जो जैसे हम इनके बात करेंगे, ठीक है, बाल पाल लाल की, तो ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह वो नहीं बदलेंगे। हाँ, भाषा बदल जाती है, लैंग्वेज बुक टू बुक, बट बेसिक चीज़ें सेम ही रहेंगी। और एग्जाम में बोर्ड कोई पर्टिकुलर बुक से देख के तुम्हें क्वेश्चन नहीं डालता, तो कहानी समझो, फॉर्मेट समझ जाओ, ये चीज़ें समझ जाओ जो मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। क्वेश्चन आंसर्स तुम खुद बना लोगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड क्लास 10th का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विल स्टार्ट दिस चैप्टर। एंड ऐसा नहीं है कि मैं यार तुम्हें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में हर वीडियो में यही करता हूँ, ठीक है, एक एक चीज़ समझा देता हूँ। बट इस वीडियो में आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग डिफरेंट। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली होगी, बट ये तुम्हारा ना पूरा चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा लगता है बच्चों को, एक ये और एक महात्मा गांधी वाला, वो हम आगे अगली वीडियो में करेंगे। बट इसमें तुम ये देख लो, ये चैप्टर हमें बहुत बड़ा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, देख लो जो बोर्ड पे है ना, बस ये तुम्हारा चैप्टर है, ये समझ लो। तुम कहोगे कि जैसे अभी ये कॉजेज़ लिखा है मैंने, तो कॉजेज़ में मैंने एक्जैक्टली वो 10-11 जितने भी तुम्हारे कॉजेज़ है बुक में वो थोड़ी लिखे हैं, तो पूरा चैप्टर कैसे हो सकता है? यही फंडा है, ये तुम्हें यही तो पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये पता है ना कि ये है, तो बाकी कोई चीज़ दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। मैं एज अ स्टूडेंट, मैं भी देखो तुमसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। अपनी एग्जैक्ट एज मैं सोच रहा हूँ कि एक Q&A पे रिवील करूँ, जो कि 10K पे या मे बी, आई डोंट नो। अभी के लिए मैं तुम्हें तरफ जा रहा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा हमारे में फ़र्क है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इससे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पूरा चैप्टर निकालना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल से तुम उससे पहले ये बात समझ लो, लॉर्ड कर्जन इंडिया में 7 साल का टेन्योर था उनका ऑफ बीइंग अ वाइसरॉय। और इनको, लॉर्ड कर्जन को इंडिया का वर्स्ट वाइसरॉय माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे आर्बिटरी डिसीजंस लिए, ये कुछ भी कर दिया कैसे, तो मतलब इंडिया के खिलाफ काफ़ी गलत चीज़ें करी, ठीक है, ये वाले वाइसरॉय ने, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल भी उनमें से एक थी। अब स्टार्ट करते हैं। ये 1899 में आए थे और 1905 में चले गए थे, ठीक है, 1905 तक थे। तो ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ से ही स्टार्ट होता है, आई थिंक। हाँ, यही पैरा है तुम्हारा। तो अब स्कीम ऑफ पार्टीशन, द स्कीम मैंने लिखा है, इसका कोई यहाँ पे अक्षय कुमार वाली 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं मैं दे रहा, मैं तुम्हें जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो ये प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल की है ना, इसमें बहुत, मतलब बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ा होता था। ये समझो, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बंगाल था ना, इट इज़ नॉट द टुडेज बंगाल। आज का बंगाल लगा लो, प्लस तुम उड़ीसा लगा लो, प्लस तुम बिहार लगा लो, और थोड़े बहुत और रीजन्स लगा लो, छोटा नागपुर वगैरह, मतलब वही सब चीज़ें मिला के तुम्हारा आज का उस टाइम का बंगाल बनता था, राइट। तो बहुत बड़ा होता था एंड कैपिटल होता था, समझो इस चीज़ को। बंगाल वाज द कैपिटल, नॉट दिल्ली। हाँ, बाद में हुआ, पहले नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब इतनी पॉपुलेशन होने के 80 मिलियन पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। सो 20 जुलाई 1995 को लॉर्ड कर्जन आके सीधा बोलता है कि हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं जी 2 हिस्सों में। एक हो जाएगा बंगाल, एक को हम बोलेंगे ईस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्टर्न बंगाल। तो बंगाल जो होगा उसमें क्या होगा, बंगाल जो मेन बंगाल है, थोड़ा बहुत बिहार और उड़ीसा, इन सब के होंगे 54 मिलियन पॉपुलेशन, और कोलकाता उसकी कैपिटल होगी। मतलब जो मेन बंगाल है वो इस बंगाल में होगा। दूसरा ईस्टर्न बंगाल, उसमें असम डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जो डेक्का है वो उसकी कैपिटल बन जाएगी, और ईस्टर्न बंगाल और असम के रीजन जैसे मैंने कहा वो सब चले जाएंगे। अब यहाँ तक तो बात उसने जो बोल दी, इसके आगे सुनो। सिंपल एमी डिसीजन नहीं लिया कि भाई ईस्ट वेस्ट में कर देते हैं, ना 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 ना, ये बात समझो। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये हमें पता है, ठीक है। बट किताबी में थोड़ा ऐसा हमें छुपा के दिया गया, हमें तो पता ही है क्यों हुआ था, बिकॉज हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, आई थिंक। तुम 8th 9th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। तो जो ईस्टर्न बंगाल था उसमें मुस्लिम थे, बंगाली मुस्लिम्स थे, बहुत ज़्यादा थे। स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन October 16, 1905। 20 जुलाई को बताया गया, 16 अक्टूबर को इसको मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑल राइट। और दोनों प्रोविंसेस में हिंदू बंगाली पॉपुलेशन माइनॉरिटी बन गई, क्योंकि एक में सिर्फ जो ओरिजिनल बंगाल के लोग थे वो थे, एक में मुस्लिम बंगालीज थे। तो जो हिंदू बंगालीज थे उनकी बहुत कम हो गई, यू नो, माइनॉरिटी हो गई दोनों जगह पे। अब हम बात करते हैं सिंपल कॉजेज़ पे। कॉजेज़ देखो, मेन मोटिव बोलने को तो ये था जी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाएगी, हम इससे इतना संभाला नहीं जा रहा क्योंकि इतना बड़ा बंगाल है और कैपिटल है, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इसलिए इनको अलग अलग कर देते हैं। बट मेन चीज़ तो हमें पता है ना, हिंदू मुस्लिमों को अलग कर दो, दोनों में ये हो जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। अब हिंदू मुस्लिमों को तुम अलग कर दोगे तो कोई भी चीज़ है यार, तुम देखो, हम हिंदू मुस्लिम हैं, हम अलग हो गए, तो हम अब आपस में लड़ेंगे रैदर दैन कि हम साथ मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। तो वो एनिमी ही बदल गया। पहले हमारा एनिमी थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने हमें अलग कर दिया, हम एक दूसरे के एनिमी बन गए। तो वो चीज़ हो जाए इसलिए वो चाहते थे। दूसरा कि बंगाल वॉज द कैपिटल,
वहाँ पे बहुत लिटरेचर था, वहाँ पे बहुत कुछ था। तो बंगाल वॉज द कैपिटल। जितने भी तुम्हारे नेशनलिज्म वगैरह वाले लीडर्स निकले हैं मेजॉरिटी में, ये नहीं कह रहा बाकी इंडिया ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट मेजॉरिटी काफ़ी मतलब बंगाल से आते थे या फिर बंगाल में इकट्ठे होते थे। कोई भी इंडिया के है ना तो बंगाल में इकट्ठे थे, बिकॉज ऑब्वियसली देखो एक तो ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी, तो वहाँ पे जाके अब करना ज़्यादा वो है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊँ, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, तो अभी जो हमारे वो थे फार्मर्स वगैरह वो दिल्ली क्यों गए, यहाँ पे पंजाब में उन्होंने क्यों नहीं किया प्रोटेस्ट, बिकॉज कैपिटल में जाके करने पे वो अलग प्रभाव पड़ता है, राइट। अब मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं तुम्हें जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में ईजी हो, तो इसलिए वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करना वगैरह तो वो चीज़ करते थे। अब यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें कहा बोलने को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, बट रीजंस पीछे ये सब थे। अब यहाँ पे उसने जो होम सेक्रेटरी था ना उस टाइम का, उसने खुद बोला था बंगाल यूनाइटेड इज पावर, Bengal divided will be put in several different ways. One of our main objectives is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule. ठीक है, तो मतलब जो हमारे खिलाफ हैं उनको अलग अलग कर दो, आपस में लड़ते मरते रहेंगे, वो चीज़ थी। अब द इंडियन नेशनलिस्ट क्लियरली सॉ द डिज़ाइन बिहाइंड द पार्टीशन एंड कंडेम्ड इट, तो लोगों ने समझ लिया, ठीक है। जो अब जो लोग नेशनलिस्ट थे वो लोग समझ गए थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने जो कहा हमने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव करने में दिक्कत होगी। वो कहते नहीं नहीं, अगर आपको करना है ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाला रीज़न है तो ऐसे मत करो जैसे इन्होंने किया है कि हिंदूज़ का अलग साइड पे हो गया, मुस्लिम्स का। पता क्या करो, आप एक काम करो कि जो असामीसी बोलते हैं उनको अलग कर दो, जो ओडिसी बोलते हैं मतलब जो भी लैंग्वेज होती है उड़ीसा की उसे अलग कर दो, बंगाली स्पीकिंग को अलग कर दो, लैंग्वेज के बेस पे कर दो। रिलीजन के बेस पे हो रहा है आपका, ये गलत है। तो ये चीज़ उन्होंने एक तो बोली। ऑलराइट, हिंदी स्पीकिंग बिहार को और उड़िया स्पीकिंग उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दो, तो 3 अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और उससे बड़ी चीज़ उन्होंने किसी से पूछा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा आके 20 जुलाई को बोला कि हम करेंगे और 16 अक्टूबर को कर दिया। तो कोई भी इसमें हमारी राय या वो तो कुछ था ही नहीं, उससे भी काफ़ी हमें भड़क गए है ना, काफ़ी गुस्सा आना भी चाहिए। तो एक ये थी, तो कॉजेज़ तुम समझ गए। अब बात आते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या चीज़ है? देखो एंटी पार्टीशन मूवमेंट सिंपल पार्टीशन जो हो रहा था उसके खिलाफ बोलना। अब लोगों को पता लगा यार कि कुछ गलत हो रहा है, लोगों ने पार्ट लेना शुरू कर दिया। पार्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि साइन करके पार्ट लेते थे, जनरली उसके खिलाफ बात करने लग जाओगे तो हमने पार्ट ले लिया, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू अ माइटी अपसर्ज व्हिच brought the people and the political leaders together. The Indian nationalists of Bengal opposed the partition. Within Bengal, different sections of the population, zamindar, merchants, lawyers, rose up in the opposition to partition of the province. अब वो चाहते तो थे कि हम इससे जुदा हो जाएं या कुछ, इंस्टेड हम और करीब आ गए, और करीब इन द सेंस कि हम सब जुड़ गए कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट में। पूरा इंडिया तो नहीं बोल सकते, बट मेजॉरिटी इंडिया काफ़ी इकट्ठा हुआ कि गलत हो रहा है। बंगाल से स्टार्ट हुआ, फिर इंडिया में फैलने लगी है एंटी पार्टीशन मूवमेंट, राइट। मैनी प्रोटेस्ट मीटिंग्स की गई, ठीक है। काफ़ी लीडर्स जो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्णा कुमार मित्रा, पीसी रे, बीसी पाल, आनंदा मोहन बोस, ये सब चीज़ें, ये नाम इतने नहीं आते एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि या तो कोई पर्टिकुलर होना कि ये वाली बैठक में कौन कौन था, इसमें काफ़ी मीटिंग्स हुई, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे याद करने की जरूरत है नहीं। द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट कोऑपरेटेड विद वन अनदर। इस टाइम पे वैसे विवाद हो रहा था दोनों के बीच में, अर्ली नेशनलिस्ट और जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनके आपस में विचारें अलग होने लग गई थी, बट उन्होंने कहा कीपिंग आर मतलब डिफरेंसेस असाइड, हम पहले इस कॉज के लिए लड़ लें, हम अपना बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी उन्होंने सही करी थी। और मतलब न्यूज़पेपर्स जैसे बंगाली, हिताबादी एंड संजीवनी के थ्रू रीडर्स ने काफ़ी इसको कंडेम किया कि तुम गलत कर रहे हो भाई, गलत कर रहे हो, ऐसा बोला, ठीक है। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। देखो 20 जुलाई, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है, यहाँ पे जगह है कि नहीं आई डोंट नो। 20 जुलाई को ये चीज़ अनाउंस की गई, 7 अगस्त को एंटी प्रोटेस्ट मूवमेंट असली में शुरू हुआ। पहले खबर फैल रही थी, फिर असली में शुरू हुआ, बिकॉज तब ऐसा तो था नहीं कि तुम जी इंस्टाग्राम खोलो तुम्हारे सामने पोस्ट आ गई, ट्विटर खोलो तुम्हारे सामने वो सब जी ट्रेंड कर रहा है। नहीं, लोगों तक पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगेगा कि भाई पार्टीशन हो रहा है, फिर काफ़ी टाइम लगेगा कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट में पार्ट लो, तो फ़र्क पड़ता है, राइट। उसके बाद 16 यार ये सबसे गंदा मार्कर है यार, ये देखो 16 अक्टूबर को फाइनली, उस एक ही साल की बात है, ठीक है, 1905 की, फाइनली ये पार्टीशन फोर्स में आ गया, ठीक है, लागू हो गया तुम कह सकते हो।
डिस्पाइट हमारी इतनी कोशिशों के बाद वो लागू हुआ था, पर उसके बाद भी हमने कोशिशें खत्म मतलब छोड़ी नहीं, हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। मैं तुम्हारा सस्पेंस क्यों खत्म करूँगा, इस तो तुम्हें पता ही होगा, बट एनीवेज फ्रॉम दिस मीटिंग द डेलीगेट्स एंड डिस्पर्स, तो कोलकाता में ये सब मीटिंग हो रही है, जैसे कोलकाता मेन था, बंगाल हब था, तो वही चीज़ होगी, राइट। स्प्रेड द मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ द प्रोविंस, तो पूरे बंगाल तक फैलाई जाए बात, तो वो सब था। अब लोगों का रिएक्शन क्या था इस पर, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, और उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट में कैसे हिस्सा लिया वगैरह सब वो पढ़ते हैं। पहला, द पार्टीशन गेम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 16, 1995, हम पढ़ चुके हैं। एंड द लीडर्स ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट डिक्लेयर्ड नेशनल मॉर्निंग डे थ्रू बंगाल, नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया गया ऐसे कि लोगों ने भूख हड़ताल करी, मतलब काफ़ी ऐसा माना जाता, उस दिन को ऐसा काला दिन माना जाता, ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री के, इतना बुरा हुआ हमारे साथ, और हुआ भी इनफैक्ट, क्योंकि यार एक होता है कि तुम आके हमसे लड़ रहे हो, एक है कि तुम्हारे हमारे घर में तुमने दरार डाल दी, वो बहुत ख़राब हो गया, राइट। दिस वर्सेस दिस, ठीक है, सॉलिड है, दोनों लड़ लेंगे, बट तुम्हारा अपना कोई पीछे से आके तुम्हारा कर दे, या फिर ये अपनों में दरार डाल दे, वो बहुत गलत होता है। द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता वर फुल ऑफ क्राइज ऑफ वंदे मातरम विच बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ नेशनल मूवमेंट, एंड वंदे मातरम तब लोग ऐसे अपनी गलियों में गाने लगे। और तुमने सुना होगा अमर सोनल बंगला, तो ये गोल्डन बंगाल, ये एक बंगाली में पोइम थी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी, एंड इसको लोग ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संख्या में जैसे जाते जाते गा रहे थे, यू नो, प्रोटेस्ट करते करते। एंड रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाया गया था, तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स एक दूसरे को राखी बांध रहे थे कि हम भाई भाई हैं, ठीक है, हम भाई बहन हैं, या वट एवर जो भी द केस, वट एवर द केस वॉज, तो हम भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। एंड मतलब तुम सोच सकते हो उस टाइम पे ये सब हो रहा था, जब लोग कहते हैं कि जी हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते, लड़वाया जाता है यार, हम तो कितने अच्छे से जीते थे। So yeah, in this afternoon it was a great demonstration by the veteran leader Naman Mohan laid the foundation of a federal American district in Rio Bengal, और the gathered together war to forest स्वदेशी फॉलो करने का उस पर कसम खाई गई, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा एंटी पार्टीशन मूवमेंट का, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्या इम्पैक्ट, चलो फिर भी इम्पैक्ट क्या पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने यार एक बहुत बड़ी गोली चला दी थी, बट रिकॉइल बहुत तकड़ा था उसका, जैसे तुमने कोई काम कर दिया बट उसके रेपरकशंस का तुमने सोचा नहीं था, ठीक है, कोई काम कर दिया बट उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, कोई गोली खा ली बट उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे भी भोगना पड़ेगा तुम्हें, उसको भी झेलना पड़ेगा तुम्हें। तो वही चीज़ हो रही थी, क्योंकि पूरा प्रोविंस खड़ा हो गया यार, पहली मतलब 1857 के बाद इतना बड़ा नहीं हुआ था आज तक, फिर हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं यार गलत हो रहा है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल और एंटी पार्टीशन मूवमेंट नेशनल मूवमेंट में और फैलने लगे, उसने कम करने के लिए डिवाइड किया था, ये और फैलने लगे, इतनी पेस पे पहले नहीं फैल रहा था ये जो नेशनल मूवमेंट था, ठीक है। द आइडियल्स ऑफ स्वदेशी और बॉयकॉट काफ़ी ऐसे वो होने लगे कि हाँ भाई हम स्वदेशी पहनेंगे। देखो ये एक ही चीज़ है, अगर तुम खुद का स्वदेशी पहनोगे और दूसरों का ऑब्वियसली फिर बॉयकॉट करोगे, तो अगर सिर्फ बॉयकॉट करोगे तो खुद पहनने को कुछ नहीं होगा, या खुद वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें इकट्ठे ही हो सकती हैं, एक चीज़ नहीं हो सकती, राइट। तो वो चीज़ होने लग गई। एंड ब्रिटिश गुड्स वर बर्न, तो जो ऐसे उनके गुड्स वगैरह थे, जो ब्रिटिशर्स के सामान वगैरह था उसे जलाने लग गए, जो बेचते थे जो दुकानें वहाँ पे लूटने लग गए ऐसे सब, अच्छा वहाँ से पूरा लूट के सामान और वहाँ पे आके जला देते थे, हम नहीं रखते थे, जला देते थे। द पीपल लॉस्ट देयर फेथ इन द फेयर, पहले उनको थोड़ा बहुत भी था ना कि यार ब्रिटिश कुछ तो कर देंगे, कुछ तो कर देंगे, लॉर्ड कर्जन को देख के लगा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनका अपना मकसद पूरा हो रहा है, वो हमें जला देंगे, हमें छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, इसलिए हम पार्टीशन ऑफ बंगाल इज सेटल फैक्ट इन व्हाट इज एंड की। तो इतनी पिटीशन वगैरह करने के बाद भी अगर वो लॉर्ड कर्जन ने जब कह दिया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बार हो चुका है, अब ये एक सेटल्ड फैक्ट है, इसे अनसेटल नहीं किया जा सकता, ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है, इसको अनसिद्ध नहीं किया जा सकता, यू नो, मतलब समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ में इंडियन वाले और भड़क गए कि यार ऐसे हमारी सरकार एक बार भी हमारी नहीं सुन रही, हम पूरा इंडिया उसके खिलाफ है सब कुछ, फिर भी ऐसा नहीं है, मतलब तो ये होने लग गया। एंटी पार्टीशन मूवमेंट बैकफायर द प्लान्स ऑफ लॉर्ड कर्जन, तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि और तेज़ी से फैलने लग गया नेशनल मूवमेंट, वो नेशनलिज्म की भावना आने लगी कि अस वर्सेस ब्रिटिशर्स, हिंदू वैसे मुस्लिम करना था, वो भी हुआ आगे जाके, हम तो हो गया ऑब्वियसली, अगला चैप्टर नहीं मुस्लिम लीग आई थिंक तुम्हारा, बट हिंदूज वर्सेस मुस्लिम से ज़्यादा ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडिया हुआ इसकी वजह से, राइट। सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड इन 1911, 1911 में, ये सब 1905 की बातें, 1911 में फाइनली इसे रिवोक कर दिया गया। चलिए इतनी हमने कोशिशें वगैरह करी, उसका रिजल्ट मिला, ठीक है। न्यू स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड, जैसे हमने पहले कहा था ना कि भाषाओं के तौर पे करो, वो चीज़ हो गई। तो बेटा इंडियंस की सुन लिया करो, ऐसे नहीं चलता, इंडियंस अपनी बात पूरी करवा के छोड़ते हैं।
राइट। तो ये चीज़ हुई, काफ़ी सही हुई। उसके बाद सूरत स्प्लिट। अब सूरत स्प्लिट तुम्हारा पिछली बार रिड्यूस हो गया था, ठीक है, जो पिछले तुम्हारे कोविड वाले बैचेस थे, तुम्हारे भैया दीदी सीनियर्स के। बट इस बार आई थिंक, क्योंकि अभी तक नहीं कहा तो मैं पढ़ा देता हूँ, अगर स्किप हो गया तुम बाद में देख रहे हो तो स्किप कर देना, आगे वीडियो 4-5 मिनट, आई डोंट नो। तो सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 पढ़ लेते हैं। सूरत स्प्लिट तुम्हें पता है ना बेसिकली क्या चीज़ है। तो स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी और अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में थोड़ी दरार पड़ने लग गई। असर्टिव नेशनलिस्ट और बढ़ाना चाहते थे कि स्वदेशी और बॉयकॉट को पूरे इंडिया में ले जाओ, पूरे इंडिया में ले जाओ। लेकिन जो ये थे ना अर्ली नेशनलिस्ट, वो सोच रहे थे कि नहीं, पूरे इंडिया तक नहीं जाना चाहिए, सिर्फ बंगाल में रहना चाहिए, क्योंकि उनका मकसद था कि ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए और ब्रिटिशर्स हमारी बात मानने लग जाए। सिंपल है ना, अगर तुम्हारे मकसद ही और है, मिशन ही अलग है, तो तुम साथ में इतना नहीं रह पाओगे, कितनी देर तक साथ में चलोगे। अब अर्ली नेशनलिस्ट तो यही चाहते थे कि हमारे रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, रिप्रेजेंटेशन मिल जाए हमें। चाहते वो इंडिया का अच्छा ही थे, नो डाउट इन दैट, बट वो चाहते थे कि रिप्रेजेंटेशन मिल जाए हमें और हम होम रूल मिल जाए हमें। ये लोग कहते हैं होम रूल का कोई सवाल नहीं है, सर्टिव नेशनलिस्ट लोग, कि हमें आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज होता है ना, कि हमें तो वही चाहिए। सो इनमें धीरे धीरे डिफरेंसेस क्रिएट होने लग गए। दोनों इंडिया का अच्छा चाहते थे, बट इन अ डिफरेंट वेज। सबकी थिंकिंग अलग होती है यार, ऐसी कोई बात नहीं। तो मोरोवर द अर्ली नेशनलिस्ट डोंट वांट टू एक्सटेंड अपॉन दिस बॉयकॉट कन्फ्लिक्टिंग पिटीशन एंड पर्सुएशन। तो जो बॉयकॉट वाला सिस्टम है वो थोड़ा फोर्सफुल है ना, कि हम तुम्हारा सामान ही नहीं खरीदेंगे, वो ऐसा है कि पूरा फोर्स वाला। पर वो चाहते थे, जैसे तुमने बताया, अर्ली नेशनलिस्ट प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। तो वो चाहते थे कि हम आराम से बात करें, आराम से बात करें। वो लोग असर्टिव वाले तो कहते हैं आराम आराम की बात ही नहीं है, ठीक है, गर्म खून जो होता है ना, तो वो सब हो रहा था। एंड the early nationalists and certain nationalists named the differences and passed a resolution in the Kolkata session and condemning the partition of Bengal। तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि उन्होंने अपने डिफरेंसेस को रख दिया थोड़ी देर पे साइड पे, कि हम बाद में अपनी बात करते हैं, अपनी लड़ाई बाद में लड़ाएंगे, पहले बंगाल को बचा लें। तो वो सब चीज़ें हुई। सो फिर क्या हुआ 1906 में कि एक डिसएग्रीमेंट होने लगी कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। जैसे मैंने तुम्हें कहा ना, साल बाद प्रेसिडेंट बदलता था दिसंबर में, तो वो पूरा साल तक कौन बना रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे डिसएग्रीमेंट हुई, पर लेकिन फाइनली दादाभाई नारोजी को चुना गया एज प्रेसिडेंट, बिकॉज दोनों असर्टिव नेशनलिस्ट एंड अर्ली नेशनलिस्ट उनकी रिस्पेक्ट करते थे, एंड करनी भी चाहिए यार। उन्होंने कितना मतलब बाहर अपनी अद्धी ज़िंदगी निकाल दी जस्ट फॉर के इंडिया को रिप्रेजेंट करने के, अनऑफिशियल एम्बेसडर बनने का, ठीक है। तो दादाभाई नारोजी बने एंड दादाभाई डिक्लेयर्ड फ्रॉम नाउ ऑन स्वराज एंड सेल्फ गवर्नमेंट एक्सिस्टेंट यूनाइटेड वुड बी द गोल ऑफ इंडिया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हैव द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस। तो उन्होंने कह दिया अगले अपने उसमें, वो क्या बोलते हैं, बैठक वगैरह जो भी उन्होंने की दिसंबर में, कि स्वदेशी और हम इसे एक्सटेंड करेंगे और इंडिया अब पूरा स्वदेश मतलब क्या बोलते हैं उसे, स्वराज की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में है वैसा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है वैसा नहीं। इसको समझना है तो पिछली वीडियो देखना। चल छोड़ो। द डिफरेंसेज बिटवीन द टू सेक्शंस कंटिन्यूड, दे सर्फेस्ड अगेन। तो धीरे धीरे चलो थोड़ा सा उन्होंने ऐसा टेप लगा दी थी, पर डिफरेंसेस तो क्रिएट हो गए थे, ये समझ लो तुम, ठीक है। तो दिस सर्फेस्ड अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। अब अगले साल फिर सेशन हुआ 1907 का, तब फिर सूरत पे असर्टिव नेशनलिस्ट ने कहा कि हमें लाला लाजपत राय जी चाहिए एज प्रेसिडेंट, पर लेकिन उन्होंने कहा कि हमें रासबिहारी घोष चाहिए। तो जब सेशन चला तो इनके काफ़ी कन्फ्यूजन हुई कि इन दोनों में से किसकी सुनी जाए, किसकी सुनी जाए। तो रासबिहारी घोष जी को बना दिया गया और असर्टिव नेशनलिस्ट को बाहर निकाल दिया गया कांग्रेस से। तो वो कुछ 9 साल तक बाहर रहे कांग्रेस से और बाद में ये आ गए थे, ठीक है, दे स्प्लिट इन कांग्रेस। पर हम बाद में बढ़ते आ गए थे कैसे कनेक्ट हुए, राइट। सो 1907 में हमने तुम्हें बताया कि ये लोग मतलब अलग हो गए एंड ऐसा चल रहा था। अब ब्रिटिशर्स को इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, बिकॉज अगर इकट्ठे थे तो इनको हराना मुश्किल था, अलग अलग हुए तो उनके पास एक और रास्ता आ गया कि असर्टिव नेशनलिस्ट को अर्ली नेशनलिस्ट से ही लड़वा दो। हम हिंदू मुस्लिम इतना नहीं कर पाए, कोई नहीं इनका कर देते हैं, ठीक है, लड़वाने से मतलब है उनको, ठीक है। तो वो चीज़ थी। और सूरत स्प्लिट ऑल्सो वीकर नेशनल मूवमेंट अर्ली नेशनल लार्ज कैपिटल कैप्चर्ड ओरिएंटेशन। तो क्या हुआ है, अब अर्ली नेशनलिस्ट ने कांग्रेस बनाई थी, अर्ली नेशनलिस्ट ही कांग्रेस को मतलब ज़्यादा लोग वही थे, असर्टिव वाले इतने नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस जो पार्टी थी एज आ वो चली गई अर्ली नेशनलिस्ट के पास, ये लोग बाहर हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि 50-50 होगी, कांग्रेस 1 कांग्रेस 2, नहीं, कांग्रेस वो ये अलग लोग, ऐसा हो गया था। तो असर्टिव नेशनलिस्ट अलग हो गए कांग्रेस से एंड फॉर्मली ये अलग हुए 1908 में, ठीक है। 7 में वैसे निकल गए, बट 8 में फॉर्मली, लीगली तो क्या मतलब, लीगल तो लॉज बदलते रहते, फॉर्मली हो गए ये अलग। ऑलराइट, असर्टिव नेशनलिस्ट
के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो सेकंड फेज में जैसे मैंने कहा कि जो नए ग्रुप ऑफ लीडर्स थे, नए लोग थे, यंग लोग थे, वो लोग आने लगे कि भाई हम ऐसे पिटीशन वगैरह कब तक करते रहेंगे, हमें फोर्सफुली कुछ करना पड़ेगा। तो एंग्री यंग मैन, जैसे मैंने लिखा है कि वो स्वराज करना चाहते थे कि हम किसी से प्रे नहीं करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अगर दया कर दी तो ठीक है, नहीं तो नहीं, हम छीन के लेंगे उनसे, ठीक है। तो एक वो चीज़ थी। एंड काफ़ी कंट्री और ये लोग भी काफ़ी ऐसे मासेस तक गए, मासेस को कनेक्ट किया उन्होंने अपने साथ। और इनके लीडर्स जैसे हमें पता है बाल पाल लाल, तो मतलब ऐसा होता है लाल बाल पाल, मैं से गलत लिख दिया मैंने, मुझे लगता है लाल बाल पाल। तो ये लाल बाल पाल ट्रायो बोला जाता था इनके लीडर्स को, ठीक है। ये चीज़ हम लीडर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, बट बेसिक ये है। और कॉजेज़ फॉर द राइज, अब तुम देखो हमने इतना चैप्टर कर लिया है, ठीक है। मेन चैप्टर जो तुम्हारा ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट वगैरह था, ये सब हो चुका है, दिमाग में आ गया तुम्हारे, लग गया। अब हम कॉजेज़ पढ़ते हैं। कॉजेज़ तुम्हारे यहाँ पे कितने हैं? 11 हैं। बॉर्ड कर्जन का टाइम था तो लोगों को समझ आने लग गया कि भाई हम ये जो मतलब अर्ली नेशनलिस्ट ये समझते थे ना कि अगर हम समझाएंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, अगर वो इंडियंस को समझ पाएंगे थ्रू अस तो वो हमें रिप्रेजेंटेशन देंगे वगैरह सब चीज़ें करेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन कम होती रही, जो हमारे राइट्स थे वो कम होते रहे, राइट। जो हमें रिप्रेजेंट किया जाता था, एक तुम्हारे यहाँ पे है क्या, कैलकाटा कॉर्पोरेशन, उसमें हमारी सीटें कम कर दी एंड काफ़ी चीज़ों में हमें नेगेटिव होने लगे। तो हमें पता लगा कि ब्रिटिशर्स हमारी मदद नहीं करेंगे, तुम जितनी भी कोशिश कर लो ब्रिटिशर्स विल नॉट हेल्प, राइट। क्योंकि वो तो अपना मतलब निकालने आए, अगर वो हेल्प करना चाहते तो करते ना, कि हम उन्हें समझाते और तो करते। तो रिकग्निशन कहाँ लिखूँ मैं? ब्रिटिश लोगों को अंडरस्टैंड किया, ब्रिटिशर्स को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। असली में समझा कि वो चाहते क्या हैं। तो असर्टिव, तो ये लोग मास लोगों को, मतलब जैसे मैंने तुम्हें कहा ना कि आम जनता भी ये समझने लगी कि हमारा फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा, उनको जितना समझा लिया, तो वो लोग भी असर्टिव नेशनलिस्ट के साथ जुड़ने लगे जो आम जनता थी। दूसरा, फेलियर ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट लोग ये मतलब असर्टिव वाले ये मानते थे कि अर्ली नेशनलिस्ट वाले फेल हो चुके हैं, बिकॉज इतने साल उन्होंने लगा दिए और पिटीशन वगैरह के चक्कर में लगे हुए हैं। भाई थोड़ा फोर्सफुली उनसे मांगो, अपने राइट्स मांगो तो मिलेंगे, ठीक है। डिमांड करो, प्रे मत करो, वो चीज़ एक फैक्ट उन्होंने कहा। एंड ऐसा काफ़ी करते रहे, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया। जो बाहर हो रही थी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब जो वैसे रेवोल्यूशन वगैरह हो रही थी, तो उनसे काफ़ी प्रभावित हुए कि हमें खुद लेना पड़ेगा, राइट। वो कोई हमें देगा नहीं ऐसा कि ये लो बेटा आपने बहुत पिटीशन करी, ये लो, नहीं, छीनना पड़ेगा हमें। तो वो चीज़ में मानते थे। एंड द फेलियर ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट गेट टू सम सब्सटेंशियल ब्रिटिश गवर्नमेंट लेट टू द डिमांड मोर विगरस पॉलिटिकल एक्शन, कि हमें प्यार से बात नहीं करनी है, रेडिकली अप्रोच करना है, इनको गुस्से से दिखाना है, इनको दिखाना है कि हम छीनेंगे तुमसे, ठीक है। वो चीज़ थी। तीसरा, वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। अर्ली नेशनलिस्ट पे फेलियर, अर्ली नेशनलिस्ट फेलियर। तीसरा क्या है? वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक डिक्लाइन। अब ये क्या हुआ, तुम देखोगे यार, जो ये 1887, 1888, 1900 में बहुत से फेमाइंस आए, और ना उनको, जहाँ पे भी आ रहे थे मोस्टली बंगाल में, ना उनको कहीं राशन दिया गया, ठीक है। ऐसे खाना पीना के, ऑब्वियसली अगर तुम उगा नहीं पा रहे कुछ तो खाओगे, ठीक है, क्योंकि अब उगाओगे नहीं तो बेच नहीं पाओगे, बेचोगे नहीं तो और कुछ खरीद नहीं पाओगे, तो उन सब चीज़ें एटलीस्ट खाना तो मिले, बेसिक चीज़। तो वो उन्होंने कुछ भेजा नहीं, ठीक है। हेल्प कोई 0% हेल्प करी, 0%, समझ रहे हो। और ऊपर से टैक्स और मांगे कि हमें नहीं पता तुम्हारा यहाँ पे फेमाइन है या कुछ हुआ, टैक्स तुम्हें भरना पड़ेगा जहाँ से मर्जी। तो मतलब नेगेटिव में हेल्प करी, तुम ये समझ लो। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की कि सिल्वर जुबली मनाई, जो तुम्हारे क्वीन विक्टोरिया का हम पढ़ रहे थे ना पिछले चैप्टर में, सेलिब्रेशंस पे लाखों रुपए लगा दिया, लाखों रुपए, उस टाइम पे लाखों रुपए लगा दिए। कितने लोगों का पेट भर जाता, पर नहीं, हम तो लाखों रुपए लगाएंगे और उनसे पैसा जमा कराएंगे, ठीक है। तो ये इवेंट्स को लोगों को समझ आ गया कि कितनी बुरी सिचुएशन है, इंडिया में रह के इंडियंस की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की जा रही और नेगेटिवली अट्रैक्ट किया जा रहा है इनको, अफेक्ट किया जा रहा है इनको। एंड द वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल एंड द अनजस्ट पीपल रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी नेशनलिज्म। तो लोग समझ आने लग गए यार कि ऐसा नहीं चलेगा। ग्रोइंग कॉन्शियस अमंग इंडियंस, तो राइटर्स लाइक जैसे होते हैं ना, लीडर्स लाइक अरविंदो घोष वगैरह, लाला लाजपत राय, तो इन्होंने कहा कि हमें ना पूरे इंडिया के मासेस पे रिलाई करना पड़ेगा, पेटिशंस पे नहीं। जो सा लोग अगर चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को भी ये चीज़ समझ आने लगी कि हाँ भाई अगर हम इकट्ठे हो तो हम कर सकते हैं, राइट। तो समझ आने लग गया उनको कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होना है या वट एवर। नीड फॉर मास एक्शन, वो लोग समझ गए कि हमें मास, जब तक हम इकट्ठे नहीं ना होते हम नहीं जीत सकते। ब्रिटिशर्स से हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम सब पूरा इंडिया एक बार इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए कि भाई हम तो तुमसे जीत के रहेंगे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, द ओनली होप ऑफ इंडिया इज़ फ्रॉम द मासेस, द अपर क्लास ऑफ फिजिकली एंड मॉरली डेड। तो देखो
छोटे से लोगों को जो बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल के थे उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, उनको थोड़े बहुत राइट्स दे दिया कि चलो उनको खुश कर दिया। तो वो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था कि मासेस ही कुछ कर सकती है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वही कुछ कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करेंगे ना कि जिनकी पहुंच है वहाँ तक, जिनकी पहुंच है उनको उतने राइट्स भी मिल रहे हैं, जिनकी पहुंच है उनको उतने पैसे मिल के मुँह चुप करने के मिल रहे हैं, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोल लेंगे। वो कहते हैं मतलब देश का जो मर्जी होए, हमारा तो बन रहा है ना, हमारी तो ज़िंदगी सही है, तो वो उनसे कोई हमें उम्मीद नहीं है, राइट। सो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे फ्रीडम के लिए, बट मासेस को करने पड़ेंगे, बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे। 6वां, इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। जैसे मैंने तुम्हें कहा इंटरनेशनल इवेंट्स मतलब ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सी जंगें लग गई, ठीक है। जापान ने एक रशिया को हरा दिया पहले एक फाइट में, और साउथ अफ्रीका में बॉयर्स फॉट फॉर 3 years एंड मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें हुई इंग्लैंड के खिलाफ भी, कि आयरलैंड में लोग फुल स्केल होम रूल के खिलाफ लड़ने लगे कि हमें होम रूल नहीं चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो लोगों को समझ आने लग गया कि यार इनविंसिबल नहीं है यूरोपियंस, इनको हराया जा सकता है। अगर जापान इतना छोटा सा देश रशिया को हरा सकता तो वाई नॉट अस, हम तो खुद ही इतने बड़े, हम इंग्लैंड से साइज़ में भी बड़े और पॉपुलेशन भी बड़े, वाई नॉट अस, ठीक है। तो लोग ऐसे समझ आने लग गया। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एजुकेशन बढ़ती रही, ठीक है, तुम एजुकेशन पढ़े लिखे लोग बढ़ने लग गए, पर उनको नौकरी दी, पहले तो नौकरी नहीं मिलती थी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, या तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर उनको नौकरी मिली है, ठीक है, तो क्या होता था कि जितने एक ब्रिटिशर को पैसे मिले उसका 1/10 भी नहीं मिलता था हमें। अगर किसी को वो काम करने के 100 रुपये मिले तो हमें 10 रुपये मिलते थे, बताओ, ये चीज़ होती थी। एंड मोस्ट लोगों को जॉब्स ही नहीं मिलती थी इंडियंस को, क्योंकि एक तो वो भी था ना कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जा ही नहीं सकते। कौन नहीं जा सकते? इंडियंस नहीं जा सकते। जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, नो मैटर व्हाट, तुम कितने भी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, तुम उससे ऊपर नहीं जा सकते एक रैंक के ऊपर। मतलब वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रैंक थी, बट वो था। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही थी और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो रही थी कि बहुत कम दाम में काम करना पड़ रहा है या काम ही नहीं मिल रहा, तो दोनों चीज़ें बढ़ गई थी। इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस अब्रॉड। तो बाहर ना इंडियन के साथ बहुत ऐसा, बाहर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती थी। इंडिया में तो होती थी, बाहर बहुत होने लगती। साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ बहुत होता था, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उनको हमें वोट नहीं करने दिया जाता था, होटल्स में नहीं जाने देना, क्लब्स में नहीं जाने देना। एंड ऐसा नहीं कि तुमको टूरिस्ट थोड़ी वोट करते, भाई वहाँ पे रहने वाले इंडियंस भी कुछ तो होंगे ना, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। या फिर मतलब ना क्लब्स में, बसेस में, रेलवेज़ में, कहीं भी नहीं जा सकते, सब वाइट्स के लिए रिजर्व है। वहाँ पे लिखा होता है ना, तुमने इंडिया, वो कोई कौन सी मूवी आई डोंट नो, भगत सिंह के ऊपर बनी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कुछ ऐसा आई डोंट नो। तो उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता था हमारे साथ। तो उससे भी असर्टिव नेशनलिज्म, गुस्सा पैदा हुआ असर्टिव नेशनलिज्म को, ऐसा हुआ कि हाँ पुश हुआ, पुश मिला एक। एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। अब ये कोई स्कूल ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जगह पे स्कूल था या समथिंग, नहीं, ये लीडर्स के द्वारा ऐसा एक चलाया जाता था, ठीक है। तुम कह सकते हो कि इंडिया में बांटने के लिए नॉलेज, दैट इज स्कूल ऑफ नेशनलिज्म एक्सिस्टेड इन अ कंट्री फ्रॉम ऑलमोस्ट द बिगिनिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। द स्कूल वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द लीडर। स्कूल का मतलब कौन कौन से लीडर्स थे? राजनिहारी बोस, अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है, इन बंगाल, एंड विष्णु शास्त्री चिपलंकर इन महाराष्ट्र। दीज नेशनलिस्टिक मूवमेंट found an opportunity to lead the second stage of Indian movement at the dawn of 20th century, the most outstanding assertive nationalist। तो ये सब नाम है, ठीक है। These nationalists were considered no personal sacrifice too great। तो वो कहते हैं कि हम करेंगे, ठीक है। उन्होंने सैक्रिफाइस वगैरह दिए भी हैं, पहले बोला था उन्होंने कि हम देंगे, तुम बहुत सैक्रिफाइसेस किए अब लोगों ने, हम तो भी कुछ नहीं कर रहे अपने देश के लिए, हम तो बस बैठे हैं। हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़नी बोरिंग है, क्यों बोरिंग है? जब पता लगेगा ना क्या क्या सैक्रिफाइसेस हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। चलो मुझे नहीं पता, और वो भी गारंटी नहीं था। जब भगत सिंह वगैरह जी ने ये सब किया था तो कोई गारंटी थोड़ी थी कि हमें फ्रीडम मिल रही है या कुछ, पता कितने साल बाद मिली। फिर भी बिना डरे आई एम लाइक कि हम करेंगे, मतलब आई एम नॉट लाइक कि वो लोग हैं, हम तो उनके कुछ भी नहीं है अभी। एनीवेज, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन ने तो मतलब डुबाया ही है ब्रिटिशर्स को। अच्छी बात है वैसे, लॉर्ड कर्जन, गुस्सा आया ना लॉर्ड कर्जन जब आया यहाँ पे, तो लॉर्ड कर्जन के खिलाफ इंडियंस बहुत हो गए, बिकॉज उसने काफ़ी चीज़ें करी, ठीक है, काफ़ी नेशनलिज्म को क्रैश करने के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें करी। पहला तो एक्ट ऑफ 1898 विच मेड इट एन ऑफेंस टू प्रोवोक पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ बोलोगे, लोगों को भड़काओगे, ठीक है, तो उसमें तुम्हें जेल में डाला सकता है या कुछ भी, वटेवर। द कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट विच रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया के पास जितने लोग वहाँ पे अलाउड थे, जैसे मैंने पहले कहा था ना 10 में से 2 थे, मतलब एग्जाम्पल दी थी कि 10 में से अगर 2 हैं तो वो 10 में से 1 कर दिया, इतना कम और कम कर दिया।
ठीक है। और द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एक ऐसी चीज़ थी कि इंडियंस के मामले में कुछ उनको नहीं बताना या फिर सीक्रेसी रखनी, काफ़ी चीज़ में ये एक्ट्स आया था, ठीक है। ये बाद में भी चेंज होकर आया था, बट एनीवेज वो हमें है नहीं अभी 10th में। द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904 विच इम्पोज द स्ट्रिक्ट ऑफिशियल इंडियन यूनिवर्सिटी, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ पे लगा दिया कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं पढ़ा सकते, नेशनलिज्म वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो ये सब मेजर्स इंडिया के खिलाफ उन्होंने किए, ठीक है, कि नेशनलिज्म दब जाए कहीं ना कहीं। पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे बड़ी चीज़, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये बार बार पढ़ने की जरूरत है नहीं। काफ़ी कुछ लोगों ने कोशिशें करी पर फिर भी नहीं फ़र्क पड़ा। सबसे बड़ा कॉज था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव था स्वराज अटेन करना है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, होम रूल नहीं चाहिए हमें, ठीक है। न्यूजीलैंड वगैरह जैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंग्लैंड जैसा, समझ रहे हो, तो वो चीज़ थी। तीसरा मेथड्स ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट, तो मेन फोकस ऑफ द स्टूडेंट वाज टू गेट अ लार्ज शेयर ऑफ इंडियंस। तो असर्टिव नेशनलिस्ट का तो यही था ना कि पहले हम लार्ज शेयर ऑफ इंडियंस का सब, जैसे मैंने कहा, इंडिया के साथ ही थे, कोई अगेंस्ट नहीं मैं ऐसे कह रहा एज सच, बट तरीके अलग अलग थे। तो दे बिलीव दैट नॉट बिलीव प्रैक्टिकल टैक्सेस, अगर हमें रिप्रेजेंटेशन, हमें इंडिया का कंट्रोल चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, विनते करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। विनती हम कर चुके हैं बहुत साल, उससे कुछ नहीं होगा, हमें आग लगानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे वो भगत सिंह जी ने कहा था ना कि मैं बहरों को सुनाने आया हूँ, वो चीज़ करनी थी, ठीक है। सो दे गेव अ न्यू स्लोगन्स टू द नेशनल मूवमेंट लाइक नॉन कॉपरेशन, पैसिव रेसिस्टेंस, मास एगिटेशन, ऐसी चीज़ें मास लोगों को, आम लोगों को सिखाई कि ये सब चीज़ें भी होती है। मेथड ऑफ डिपेंडेंस कैन बी ग्रुप्ड इन 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है, इनके मेथड्स को, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं स्वदेशी, दूसरा बॉयकॉट, और जो कि हमने कहा कि एक दूसरे से मिलते जुलते ही है, ऑब्वियसली एक के बिना दूसरा नहीं है। नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेसिस्टेंस के आगे भी अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, सब पढ़ते हैं, कुछ छोड़ते नहीं हम। पहला है स्वदेशी का मतलब है कि खुद बनाओ, ठीक है, अपने कपड़े खुद बनाओ, अपनी चीज़ें खुद बनाओ और खुद यूज़ करो, ठीक है। सो बाहर से जो सामान आ रहा है उस पर डिपेंड मत रहो, खुद ही इतने काबिल हो जाओ, खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ एटलीस्ट अपने सामान बनाने में, और उन पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली अगर खुद बनाएंगे तो कम पैसा लगेगा, टैक्स कम लगेगा, मतलब पैसा उतना ज़्यादा लगेगा बिकॉज हमारे पास मशीनरी वगैरह नहीं है उतनी, लेकिन हमारे पास रहेगा वो पैसा, ब्रिटिशर्स के पास बाहर नहीं जाएगा, इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ कम होएगा, राइट। तो एक वो चीज़ करो। और द स्वदेशी आइडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय द ओकेजनल बोनफायर्स ऑफ द फॉरेन क्लॉथ, सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। जैसे मैंने कहा आग लगाए वगैरह सब बाहर का करते थे, तो कहते हैं अगर हम बाहर का आग लगा रहे हैं तो कुछ खुद का भी तो करना पड़ेगा, फिर स्वदेशी आइडिया आया। बॉयकॉट का तुम्हें पता है कि स्वदेशी और बॉयकॉट दोनों एक ही हिस्से के दोनों पहलू हैं। व्हेन यू एक्सेप्ट स्वदेशी यू मस्ट बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, ठीक है। तो ये तिलक ने कहा था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड स्वदेशी वाज डिजाइन्ड टू एनकरेज इंडियन इंडस्ट्री, कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो आर्टिसंस वगैरह को बैन कर दिया गया था वगैरह, उनको भी प्रमोट किया जाए एंड साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और पैसा भी इंडिया में ही रहे, तो काफ़ी फ़ायदे थे इसके, राइट। लाला लाजपत राय सेड We desire to turn our faces away from government house and then turn them to hearts of people. This is the spiritual significance of the boycott movement. कि हम अब लोगों पे डिपेंडेंट हैं, इंडियंस पे डिपेंडेंट हैं, नॉट सरकारों पे डिपेंडेंट है जो हमारा कुछ भी नहीं सुनती, और ये हम हैं, ये हमारे लोग हैं। तो वो चीज़ का काफ़ी सिग्निफिकेंस है बॉयकॉट मूवमेंट में। सॉरी। उसके बाद नेशनल एजुकेशन, जब तक लोगों को पढ़ाया नहीं जाएगा, नेशनलिज्म वगैरह ये चीज़ें सिखाई नहीं जाएंगी, वो तो फीलिंग है ना, बट फिर भी एक लेवल तक तुम पढ़ा सकते हो, बट कुछ बेसिक नॉलेज तो हो। अगर तुम्हें पॉलिटिक्स वगैरह की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि डेमोक्रेसी वगैरह चीज़ होती है, तो तुम डिमांड कैसे करोगे? तुम्हें तो लगेगा ये सब सही है। जब तक डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं पता, यू कांट डिमांड फॉर अ सेपरेट कंट्री, राइट। सो वो चीज़ है, यू कांट डिमांड कि यहाँ से वापस चले जाओ। A national scheme of education was planned to replace the government control universities. तो गवर्नमेंट कंट्रोल, तुमने कहा ना कि गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पे लॉज लगा दिए कि तुम हमारे खिलाफ नहीं कुछ पढ़ा सकते, नेशनलिज्म वगैरह नहीं पढ़ा सकते, उनके अलावा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खोलने लग गए। असर्टिव नेशनलिस्ट ने काफ़ी कोशिश करी कि जितने स्टूडेंट्स हो सके उनको हम लेके आएँ, बिकॉज वो गर्म खून है, वही कुछ कर सकता है अब, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात करी स्टूडेंट्स के खिलाफ, तो नेशनल लीडर्स ने कहा कि जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सरकार के मतलब अंडर नहीं आती,
अगर उन्होंने कहा ना कि जैसे हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे यूनिवर्सिटी से, ये वो बैन कर देंगे, वो कर देंगे, वो कहते भाई इनका कोई रोल नहीं है बच्चों का, तुम पढ़ते रहो, तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, इनका कोई रोल नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी में, इनके पास कंट्रोल नहीं है, राइट। तो ऐसे बोलने लग गए। ईस्ट बंगाल में काफ़ी स्कूल्स खोले, एंड डीएवी मूवमेंट तुम्हें पता हो, ठीक है, पंजाब में हुई। तो एफर्ट्स काफ़ी लगाए जा रहे थे कि जो आम भाषाएं हैं, अगर किसी को इंग्लिश या हिंदी नहीं भी आती तो आम भाषाओं में भी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी, लोकल लैंग्वेजेस में भी लोगों को पढ़ाया जाए, बिकॉज नॉलेज इंपॉर्टेंट है, भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं तो आजकल लोग कहते हैं भाई मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है तो क्या, इंग्लिश इज़ जस्ट अ मीडियम, राइट। तुम्हें बस अगर इंग्लिश आती है इट्स अ बिग थिंग कि ताकि तुम दुनिया भर की नॉलेज ले सको। आजकल तो क्या हो रहा है, तुम कुछ भी गूगल ट्रांसलेट कर लो, ये वो कर लो, चाहत होनी चाहिए पढ़ने की, सीखने की, ठीक है। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। पैसिव रेसिस्टेंस। पैसिव रेसिस्टेंस क्या चीज़ है कि असर्टिव नेशनलिस्ट ऐसा नहीं है कि सीधा मुक्का मारी करने चले जाते थे, चलो जी वहाँ से कोई लीडर आ रहा है, लॉर्ड कर्जन आ रहा है, एक चपेड़ मारी, नहीं, ऐसा भी नहीं करते थे। दे वुड बी लाइक थोड़ा हम नॉन वायलेंट रहेंगे बट फोर्सफुली करेंगे। ऐसा नहीं है कि यार ये लो प्लीज़ कर दो, ये वो कर दो, नहीं, मांगे रखते थे सामने, डिमांड करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें में विश्वास रखते थे। एंड वो उन्होंने एक बहुत तगड़ी चीज़ कही थी, मैंने पहले जब पहली बार पढ़ी थी मुझे बहुत सही लगा था, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग राइट्स एंड क्लेमिंग देम, कि प्लीज़ राइट्स दे दो, प्लीज़ राइट्स दे दो, और क्लेम करना, इन दोनों में फ़र्क है क्या। जब तुम ऐसा कर रहे हो ना, प्लीज़ 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 कर रहे हो, तब है कि उनकी अगर दया हुई तो वो मिल जाएंगे राइट्स। क्लेम करना मतलब हमारे राइट्स हैं, वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए, तुमने लेके रखी है तो हमें वापस करो, राइट। एक होता है वापस करो, एक प्लीज़ दे दो, फर्क, राइट। सो ये चीज़ करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, स्वराज वगैरह का काफ़ी उन्होंने मतलब लोगों को समझाया, एडवोकेट किया। ये सब मेथड्स थे, ठीक है। एक दो और मेथड थे, पहले तो रिवाइवलिज्म। तो असर्टिव नेशनलिस्ट ने क्या किया, एक बहुत तकड़ी चीज़ करी कि इंडिया की जो पास्ट की ग्लोरी थी ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कहते थे कि तुम्हारी कोई ग्लोरी नहीं है, तुम्हें सालों साल से हम ही रूल कर रहे हैं, हमारी देखो हिस्ट्री की बुक्स कितनी ही जला दी, ठीक है, इतना तगड़ा कल्चर था, सब जला दिया। तो सब ऐसे मतलब ऐसा बना दिया इंडिया को कि तुम्हें ही हम रूल कर रहे हैं सालों साल से। तो वो चीज़ लोग कई बिलीव करने लगे, पर लोगों ने कहा कि तो ये जो लीडर्स थे इन्होंने हिस्ट्री जितनी बची थी वो सब पढ़ के कहा ऐसा नहीं है, हमारे बहुत लीडर्स ऐसे रहे हैं इनसे पहले, बहुत इनसे इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। शिवाजी फेस्टिवल को इन्होंने रिवाइव किया 1895 में। उसके बाद मतलब काफ़ी चीज़ें करी, ऐसे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, राणा प्रताप एंड शिवाजी नेशनल हीरोज़ को, उनको बताया लोगों को, एंड मतलब उनके बारे में और बताने लग गए कि ताकि हम मोटिवेट हों एंड पता लगे कि हम ऐसा नहीं है, गुलामी में नहीं थे हम हमेशा से, कुछ चीज़ें हुई उसकी वजह से हुए, ठीक है। पर्सनल सैक्रिफाइसेस, वो लोग तैयार थे सैक्रिफाइसेस करने को, एंड जैसे हमें आगे पता है उन्होंने काफ़ी किए भी। मास इन्वॉल्वमेंट, उनका ऐसा था कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि हम जो पढ़े लिखे हैं वो रहे, राइट। जैसे उन्होंने अभी बॉयकॉट वगैरह में कहा कि सिर्फ बंगाल तक रहे, ये लोग कहते थे पूरी मास, जितनी मास आ सकती आ जाए, जितनी मास आ सकती आ जाए, फ़ायदा ही है, राइट। तो वो चीज़ हुई। द रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश करी, ठीक है, इनको असर्टिव नेशनलिस्ट को स्पेशली बॉयकॉट करने की, वो करने की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को भेज दिया गया, कहाँ भेजा था, अच्छा मतलब जेल में भेजा गया, एंड उनको बर्मा की जेल में भेजा गया था। बर्मा समझते मतलब इंडिया से ही बाहर भेज दो, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा, भागने वागने का चांस ही नहीं है, ऐसा करते थे वो लोग। तो लाला लाजपत राय को भी मतलब बर्मा भेज दिया गया बिना कोई ट्रायल के, सुनवाई ही नहीं हुई उनकी, ठीक है, उनका कोई ऐसा नहीं कोर्ट में कोई हुआ और उसकी वजह से भेजा गया, बस कहा कि चलो तुम जाओ वहाँ पे, तुम्हें हम सेंटेंस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जितने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह थे उनको सेंसर कर दिया, कोई मीटिंग्स मतलब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो सब पे बैन कर दिया, एंड मतलब काफ़ी अगेंस्ट थे इसे, ऑब्वियसली वो अगेंस्ट थे, पर उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया फोर्सफुली। काफ़ी कम टाइम में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, जस्ट लाइक। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें से तुम शुरू करो कि पहले तो लोगों में नेशनलिज्म की भावना शुरू कर दी अपनी राइटिंग्स के जरिए, ठीक है। फिर एक था कि जो पास्ट अपना है उसे ग्लोरीफाई करके बताने लग गए, जो पास्ट अपना था जो कहीं दबा पड़ा था उसे रिवाइव किया, ठीक है, आसान भाषा में लोगों को तक न्यूज़पेपर वगैरह लोकल लैंग्वेजेस में पहुंचाना शुरू कर दिया, बिकॉज जैसे मैंने तुम्हें कहा लैंग्वेज इज़ इंपॉर्टेंट, द मैसेज इज़ इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ शुरू कर दी। और काफ़ी स्लोगन्स दिए कि नॉन कॉपरेशन, पैसिव रेसिस्टेंस, मास एगिटेशन, स्वदेशी और जो बॉयकॉट वगैरह है उसको काफ़ी उन्होंने किया, मतलब प्रमोट किया। और जैसे जमशेदजी टाटा का अगर आपको पता है तो जमशेदजी टाटा इस्टेब्लिश्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इंडस्ट्री हैज़ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड होता है कि मतलब शुरू करने पे एक बैरियर बहुत होता है, बहुत टाइम उसको सिर्फ स्टार्ट करने में लगता है, फैक्ट्री बनाओ, उसमें ये लेके आओ, वो लेके आओ, स्टील का प्रोडक्शन वगैरह में
फिर भी उन्होंने काफ़ी किया, बहुत टाइम लगा पर किया, ठीक है। उन्होंने बताया कि इंडिया को पूर्ण स्वराज चाहिए, होम रूल वूम रूल नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस खोले, जैसे तुम्हारे यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट वगैरह में, मतलब काफ़ी पढ़ाई के इंस्टीट्यूशंस खोले, कॉलेजेस खोले वगैरह सब किया। मूवमेंट ने जो बंगाल में शुरू हुई थी, जैसे मैं तुम्हें कहा ये स्वदेशी और बॉयकॉट वगैरह वाला काम, वो उन्होंने पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश करी, और इट वॉज बिकॉज उनके एफर्ट्स की वजह से 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। अब हम बात करते हैं लीडर्स की ऑफ द सर्टेन नेशनलिस्ट। 3 लीडर्स हैं, ठीक है, मतलब और भी लीडर्स थे, बट अभी तुम्हारे चैप्टर में 3 लीडर्स हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। सो लेट्स टॉक अबाउट बाल गंगाधर तिलक। ही लिव्ड फ्रॉम 1856 to 1920, बट इट इज़ंट कि यार ये 1920 तक जिए, या फिर हम आगे पढ़ेंगे कि ये 1932 तक जिए या 1928 तक जिए। वो अभी तक हमारे दिलों में, हमारे बुक्स में जी रहे हैं, बट हमें इनको याद रखना पड़ेगा यार, सिर्फ इनको नहीं, हर एक को, मतलब महात्मा गांधी जी को, भगत सिंह वगैरह, एवरीवन, हर किसी को याद रखना चाहिए हमें, ताकि हमें दोनों साइड्स पता लगे कैसे इंडिया ने कितनी मेहनत करके कितना कुछ करके किया। अब तुम्हारी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं पॉइंट पे आता हूँ। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक इज नोन एज द फादर ऑफ द असर्टिव नेशनलिज्म, ऑलराइट। ही प्लेड अ लीडिंग रोल इन द पॉपुलराइजिंग द कल्ट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड मेकिंग द कांग्रेस मूवमेंट ब्रॉड बेस्ड। तो फैलाने में काफ़ी उन्होंने मदद करी, ठीक है, कांग्रेस की ये जो मूवमेंट थी। तिलक वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र आफ्टर ही टॉक डिग्री एंड फाउंडेड। अब ये चीज़ें ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस, वैसे हमें पता होना चाहिए डेफिनेटली, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ, पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम आता है। हाँ, वेयर ही वॉज बॉर्न कभी कभी आ जाता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी कोई लीडर्स के बारे में वो नहीं आएगा। हाँ, पॉलिटिकल में उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या क्या किए, वो बहुत ज़रूरी है, वो मोस्टली आते हैं, राइट। Deccan Education Society was founded by him under Justice Ranada's guidance in 1884. Gokhale and Tilak were its members. The society set up as many education programs, including the, तो वही चीज़ जैसे मैंने कहा, एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जैसे तुम्हें पता, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जस्टिस रनादे और इन्होंने मिलकर बनाई, एंड उसमें गोखले और तिलक दोनों थे, राइट। हमें लगता है कि नहीं थे, बट थे। कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है डिमांड फॉर स्वराज। उन्होंने कहा था कि पहली बार ओपनली, खुले में कह दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। तो उन्होंने ये बात रखी अपनी, तो लोगों को कन्विंस किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, राइट। तो काफ़ी नेशनलिस्ट मतलब फैलाई ये चीज़ें, एंड काफ़ी क्लब्स वगैरह खोले, लाठी क्लब्स वेयर फिजिकल ट्रेनिंग के, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह के क्लब्स वगैरह काफ़ी खोले कि भाई ऐसा आसान नहीं होगा, तुम्हें फिजिकल ट्रेनिंग के तौर पे दिमाग से ही करना है ना, बॉडी भी फिट रखनी पड़ेगी अगर तुम्हें लड़ना है उनके खिलाफ, ठीक है। प्रीच्ड नेशनलिज्म, और उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म को काफ़ी प्रीच किया, जैसे उन्होंने कहा कि फैला दिया, और नेशनलिज्म को प्रीच किया सिर्फ इसी वजह से नहीं कि भाई इंडिया का प्रति अच्छा जो, नहीं, पास्ट को बताया कि ये चीज़ें होती थी अपने न्यूज़पेपर वगैरह में, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, पास्ट को ग्लोरीफाई करके बताना, वो सब इन्होंने किया। इस्टेब्लिश्ड होम रूल लीग इन्होंने पुणे में शुरू की थी 1916 में, राइट, टू अटेन द गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर बाय कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। अब फोररनर ऑफ गांधी जी, इनको बोला जाता है कि गांधी जी के फोररनर थे, मतलब जो चीज़ें बाद में आगे गांधी जी ने करी ना, तो इन्होंने पहली स्टार्ट कर दी थी, जस्ट लाइक स्वदेशी, जस्ट लाइक बॉयकॉट, ठीक है, तो वो भी उन्होंने किया, और काफ़ी बार जेल गए गांधी जी, बाद में आके जेल गए, तो वो सब चीज़ें मतलब काफ़ी इनमें मिलती जुलती हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे लिखा है ना, तिलक्स आइडिया ऑफ स्वराज वॉज एकिन टू महात्मा गांधी आइडिया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एकिन मतलब सिमिलर टाइप, एक जैसा ही, तो वही चीज़ कि स्वदेशी, बॉयकॉट, प्रोहिबिशन, ये सब चीज़ों में वही बाद में गांधी जी ने की, तो पहले किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने, ऑलराइट। तिलक सेल्फलेस पैट्रियटिज्म, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, करेज वाज द मास प्रोटेक्शन एंड हिज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, रिस्पेक्ट। बिपिन चंद्र पाल के बारे में पढ़ते हैं। बॉर्न इन सिहियत, विच जो अब बांग्लादेश में, मतलब तुम कहोगे बांग्लादेश में, पहले इंडिया ही होता था। पार्टीशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब पाकिस्तान हुआ, वो बाद में, वो तुम्हारी बुक में अभी नहीं होगा, बिकॉज वहाँ तक हिस्ट्री हमारी गई नहीं। जो इधर वाला पाकिस्तान था, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट पाकिस्तान तुम कह सकते हो, वो उसको बांग्लादेश अलग कंट्री बना दिया था। चलो यार, ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा, कभी बाद में डिस्कस करेंगे, हम कभी करेंगे, ठीक है, ज़रूर करें। सो बिपिन चंद्र इज नोन एज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म, एंड बिपिन चंद्र पाल इज नोन एज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट, राइट। एंड लाला लाजपत राय इज नोन एज पंजाबी शेर वगैरह, चलो अभी उन पर नहीं आते, लेट्स नॉट जंप इनटू दैट। तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। पहला तो रोल एज ए जर्नलिस्ट, उन्होंने काफ़ी जर्नलिस्ट के तौर पे जब काम किया, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, ट्रिब्यून, द न्यू इंडिया, एंड ऐसे जगह पे
नेशनलिज्म को काफ़ी प्रोपेगेट किया, ठीक है, ऐसे अलग अलग जगहों पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड इज राइटिंग सेडिशियस, उनको लगा कि यार ब्रिटिश लोगों को काफ़ी ऐसा लगा कि हमारे खिलाफ भड़काने वाली इनकी राइटिंग है, तो इनको काफ़ी ऐसा कहा गया कि फोर्स किया गया था कि औरोबिंद्रा घोष के खिलाफ आप सुनवाई दो, ठीक है, इनके खिलाफ बोलो, ठीक है, टेस्टिमनी दो। इन्होंने मना कर दिया, इनको जेल में डाल दिया गया 6 महीने के लिए उस बात पे। सिर्फ बस ये बोलना था ये गलत है, सिर्फ इतना, पर नहीं, हम तो जी नेशनलिस्ट बंदे हैं तो किया। ऐसे लोग चाहिए होते हैं यार। मतलब कमाल का वो एक था ना कि कंट्री के लिए क्या पागलपन था। हमारे आजकल यूथ में तो है ही नहीं, और मैं किसी को ऐसे नहीं कह रहा कि तुम में नहीं है, हम में इतना वो जोश आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड नॉट ओनली फॉर मार्क्स, समझने के लिए, तो वो आएगा। दूसरा, नेशनल एजुकेशन को काफ़ी प्रोपेगेट किया इन्होंने कि जैसे तुम्हें कहा कि लोगों तक पहुंचानी चाहिए नॉलेज। तीसरी, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काफ़ी किए उन्होंने, कास्ट सिस्टम वगैरह को, इन सब को कहा कि ये सब गलत है, ठीक है। विडो रीमैरिज के साथ बोले, वुमेंस को एजुकेट किया कि अगर उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, वुमेंस को अगर ऐसा करना है कि वो सर्वाइव कर पाए खुद, तो उनकी पोजीशन हाई करने का एक ही तरीका है, उनको पढ़ाओ, ठीक है, एजुकेटिंग वुमेन। तो उन्होंने ऐसा इंडस्ट्रीज़ वगैरह को करना है, स्वदेशी वगैरह में काफ़ी रोल निभाया। और उन्होंने डिमांड किया कि 48 आवर्स ऑफ वर्क हो एक हफ्ते में, और जो तनख्वाह है लोगों की फैक्ट्रीज वगैरह में वो बढ़े। तो और इन्होंने ये भी कहा, ये समझना, ही वांटेड टू टैक्स द रिच मोर हेविली दैन द पुअर, ही वांटेड टू टैक्स द रिच मोर हेविली दैन द पुअर, कि जो अमीर लोग हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगे बिकॉज वो ज़्यादा कमाते हैं, कम लोग हैं उन पे कम लगे जो कम कमाते हैं। सिंपल फंडा, पर ये उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी। 48 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक, मतलब 48 डिवाइडेड बाय क्या कर लो, तो अगर 7 दिन काम करना है, पर 7 दिन तो नहीं होता, बट एनीवेज अगर 7 दिन काम है तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 6.9 कुछ भी लगा लो, मुझे पता नहीं क्या आएगा यहाँ पे, 94, तो 6.5-7 घंटे काम करना पड़ेगा रोज़ अगर तुम्हें ऐसा करना है, और सैलरियाँ बढ़ाओ, ऐसा कुछ वो कहते हैं। तीसरे, लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय वॉज पॉपुलरली नोन एज द पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब। ही वॉज एन एमिनेंट लॉयर, प्रोफिलिक राइटर एंड ये सब थे। और ही वॉज बॉर्न एट धुंधी के जगराओं इन पंजाब, ठीक है, ढुड्डी के जगराओं इन पंजाब। ये पेपर में आया था हमें, ठीक है, जब भी आया था, मतलब ऐसा नहीं आया था कि एग्जैक्टली तुम ये सब करो, बट कुछ आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट एनीवेज। He was influenced by the Arya Samaj movement. Lord Curzon's ruthless measures forced him to fight for the British throughout the mass education. ठीक है, उन्होंने स्पीचेस दी काफ़ी, जिनको उनके खिलाफ ब्रिटिश के बहुत बोला, इन्होंने बहुत रूथलेसली बोला, बिना डरे बोला, जिनकी वजह से वो काफ़ी बार अरेस्ट भी हुए। एंड उन्होंने कांग्रेस 1888 में ज्वाइन करी थी एंड वहाँ तक रहे जब तक उनकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई। असर्टिव नेशनलिज्म उन्होंने ज़रूर ज्वाइन किया था 1907 में, पर वो भी कांग्रेस का हिस्सा था ना, मेजॉरिटी नहीं था, माइनॉरिटी थी कांग्रेस की, बट थी तो कांग्रेस, तो वही चीज़। Carried on the agitation against the arbitrary politician of British government. He was arrested and deported along with Sardar Ajit Singh on to Maldives. अब लाला जी सपोर्टेड वर्कर्स मूवमेंट और 1920 में वो पहले प्रेसिडेंट बन गए थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। इन्होंने काफ़ी बिजनेस कह दिया, लोगों की तनख्वाह बढ़ाने में, वो सब में इन्होंने भी काफ़ी अपना रोल निभाया है। जैसे तुम बढ़ोगे, ही वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस टू लिंक इंपीरियलिज्म विद कैपिटलिज्म। उन्होंने इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म को लिंक कर दिया था, क्योंकि जब इंपीरियलिज्म होगा वहाँ पर कैपिटलिज्म होगा। कैसे? इंपीरियलिज्म क्या होता है? जैसे कोई कंट्री किसी और कंट्री को गवर्न कर रही है, लाइक जैसे इंडिया कॉलोनी बन गई थी, उसे इंपीरियलिज्म बनते हैं, ठीक है। इंपीरियलिस्ट बन गए थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो उनके अंडर थी इंडिया, तो ठीक है, इंडिया कॉलोनी थी ऑफ द इंपीरियलिस्ट ब्रिटिशर्स। दूसरी चीज़ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? आई थिंक तुमने 9th में पढ़ा है, बट चलो, कैपिटलिज्म इज़ कि बहुत सारी वेल्थ है पर वो बहुत कम लोगों के हाथ में है, ठीक है। 80% जो पैसा है वो सिर्फ 20% लोगों के हाथ में, ये कैपिटलिस्ट होता है। या फिर ये भी बहुत ज़्यादा है, 80% पैसा सिर्फ पहले 5% लोगों के पास में है, ऊपर के 5%, ऊपर के 2% में है, जो टॉप के बिजनेसमैन है उनके पास है पूरी वेल्थ उनके। तो ये चीज़ उन्होंने लिंक करी थी। कैसे करी थी एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, मैं इतना भी मतलब दिमाग वाला नहीं हूँ, बट कुछ कुछ समझ सकते हो ना, कि जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि इंपीरियलिस्ट लोग ऊपर के कुछ लोगों को खुश कर देते थे एंड बस उनसे चीज़ बन जाती, तो उनके पास पैसा जा रहा था, उनके पास पैसा, टैक्स उन पर देना लग नहीं रहा था, तो वही चीज़ ये बोल रहे थे। इन 1920 ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही बिकेम द मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड लाला जी वॉज अरेस्टेड इन 1922 अलॉन्ग विद द अदर लीडर्स। वो जब रिलीज़ हुए तो उन्होंने यार 1923 ही वॉज इलेक्टेड टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्होंने वो स्वराज पार्टी छोड़ दी बिकॉज उनको उसके पॉलिटिकल फिलॉसफी से वो मतलब इत्तेफाक नहीं रखते थे,
मतलब हिंदी थोड़ी वो ज़्यादा ही भाषा हो गई, उर्दू है इत्तेफाक, हिंदी है पता नहीं, आई डोंट नो। जो भी है कि मतलब उनकी आइडियोलॉजी उनकी मैच नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी बाद में छोड़ दी थी। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे उनके? पहला, एजुकेशनिस्ट एंड अ फोर्सफुल राइटर, बहुत लिखते थे, ठीक है। ऐसा यूएसए में जाके जब वो थे वहाँ पे उन्होंने एक इंग्लिश में शुरू कर दी थी यंग इंडिया के, वहाँ के लोगों को पता लगे कि स्वराज वगैरह इंडिया को चाहिए एंड ये सब डिमांड्स वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह शुरू करी, पंजाबी, वंदे मातरम, पीपल, ही रोट अ बुक, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पे बुक लिखी, जिनके वहाँ का जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव चाहिए। उन्होंने उसमें से काफ़ी चीज़ें ना अभी भी नहीं बदली, काफ़ी चीज़ें, जैसे फन फैक्ट कह लो या नॉट सो फन फैक्ट हो, काफ़ी चीज़ें अभी तक नहीं बदली जो उन्होंने उस टाइम पे एड्रेस कर दी थी। पढ़ाते रहो खच्चरों की तरह इंडियंस को। अ सोशल रिफॉर्मर, काफ़ी चीज़ें वैसे बदलने वाली है नेशनल एजुकेशन। अभी ये एनईपी आ रही है तो लेट्स सी कितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाते हैं हर स्कूल, नहीं तो अगर बिल्कुल ऐसे ही रह गया कि नॉर्मल पढ़ाई चल रही है उसके साथ में एक आधी चीज़ जोड़ दी, वो चीज़ हो नहीं पाएगा, बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है। चलो एनीवेज, अ सोशल रिफॉर्मर, लाजपत राय वॉज एसोसिएटेड विद आर्य समाज मूवमेंट, ही वॉज एन इंस्ट्रूमेंट। तो डीएवी कॉलेज में एक्सपेंशन उन डीएवी कॉलेजेस की की थी लाहौर से 1886 में। उन्होंने ऑर्फनेजेस खोले, स्कूल खोले, हॉस्पिटल्स खोले, और उन्होंने पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी में थे फॉर द वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रॉडन एंड आउटकास्टर्स। और तुम्हें पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी पता है ना कि एक तो लोगों का भला वगैरह, भला इन द सेंस कि जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें, एंड सेकेंडली जो नए लीडर्स हैं उनको बनाए, उनमें से जो नए बच्चे हैं, बच्चे इन द सेंस कि जो यंग लोग हैं उनके लीडर्स बनाए, उनको लीडर्स बनाए, उनको समझाए नेशनलिज्म वगैरह वाला सिस्टम। पॉलिटिकल वर्क आउटसाइड इंडिया, तो वो बाहर गए थे इंडिया का समझाने, ठीक है। 1914 में उन्होंने गदर पार्टी अमेरिका में ज्वाइन कर ली थी। तो उन्होंने यंग इंडिया, जैसे हमने पढ़ा आगे, उन्होंने उसमें काफ़ी ऐसा इंडिया के पैट्रियटिज्म में आग लगा दी है काइंड ऑफ, के इतनी जल्दी फैला दिया वो सब चीज़ें। इन 1928 व्हेन लीडिंग अ प्रोसेशन एट लाहौर अगेंस्ट द साइमन कमीशन, ही वाज इंजर्ड इन अ लाठी चार्ज। तो 1928 में एक प्रोसेशन कर रहे थे, मतलब उनके खिलाफ मोर्चा टाइप निकाल रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, तो वहाँ पे लाठी चार्ज हो गया, तो इनको बहुत ज़्यादा लाठियाँ मारी गई, एंड मतलब काफ़ी इंजरीज़ की वजह से 1 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। November 17, 1928 ऑन द डे ही वॉज वुंडेड। तो 1 महीने मतलब जिस दिन उनके लाठीचार्ज हुआ था, जिस दिन उनके इतने चोटें लगी थी, उन्होंने एक चीज़ कही थी, ये सुन, लाठी ब्लोज इन्फ्लिक्टेड ऑन मी वुड प्रूव सम डे एज नेल्स इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कि जो लाठी जो मेरे लगी है ना, जो मेरे यहाँ पे वो है ज़ख़म है, वही ज़ख़म एक दिन, मतलब वो ज़ख़म का मतलब क्या है कि एक दिन ब्रिटिशर्स का जो कॉफिन समझते हैं, यहाँ पे लाश को रखा जाता है बीच में, ठीक है, तो उसमें वो वूंड्स होंगे, उसमें नेल्स डाले जाएंगे, तो उसको पूरा बंद करने के लिए उसमें नेल्स बनाए जाते हैं ना। तो मेरे जो ये पड़े हैं, ठीक है, मेरे लाठियाँ वेस्ट नहीं जाएंगी इन द सेंस, और वो चीज़ हुई 15 अगस्त 1947। आई थिंक दैट्स योर चैप्टर। एंड क्वेश्चन आंसर्स यार पर्सनली मैं खुद करता नहीं, तो मैं तुम्हें करा नहीं सकता। मैंने अपनी लिटरली मेरी बुक है, एंड मैंने कभी अपने क्वेश्चन आंसर्स किए ही नहीं, मतलब कभी का मतलब ज़्यादा हो जाएगा, एटलीस्ट 8th 9th 10th में मैं नहीं करता था। मतलब खुद बनाओ आंसर्स, वहाँ पे जाके कहानी समझ जाओ, खुद बन जाते हैं। मैंने समझाई भी ऐसे ही है तुम्हें कि हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में वहाँ पे खुद बन जाएगी, ठीक है। बाकी थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव करते रहा करो, क्योंकि अभी तुम्हारी क्लास 10th शुरू हुई है। जब बोर्ड्स में लिखना वगैरह ना, खुद बनाने पड़ेंगे। तुम पढ़ के भी जाओगे, क्वेश्चन आंसर्स रट्टे मार के जाओगे, फिर भी 1-2 तो बनाने पड़ेंगे। इंग्लिश इंप्रूव करो, रोज़ एक आधा पॉडकास्ट सुन लो, या पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो जाता है, तुम कहते हो 1-1 घंटे का नहीं, कोई नहीं, 4 मिनट की वीडियो देख लो, 10 मिनट की टेड टॉक देख लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ट्राई। अब ये मतलब नहीं है इसका कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट द मैसेज, एवरी लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट द मैसेज, कोटेड बाय शुभम कौशल, राइट। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश ही सब कुछ है, बट इंग्लिश काफ़ी कुछ है। अगर तुम इतनी तो इंग्लिश बेसिक आती है ना कि तुम ये पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब पे जाओ, नॉलेज लो, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी भाषा है। इंग्लिश में मिलती है इंग्लिश में लो, हिंदी में मिलती है हिंदी में लो, कोई और भाषा आती है उसमें लो। मेन मकसद सीखने का है ना, सीखो। सो यार दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो। और यार तुम्हें एक बात बोलनी थी, ये जो चीज़ें मैंने बताई थी ना, इनके एक चीज़ मैंने बोली थी कि इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे और तुम्हें याद करने की जरूरत है नहीं, बट इनके ने जो काम किए हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, वो याद रखने हैं। ये तुम अपनी लाइफ में भी उतारो, समझो इससे क्या सीख सकते हो ज़िंदगी में। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा ये हो गया, वो हो गया, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इनफैक्ट कुछ टाइम बाद। पर जो तुम्हारा काम है ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम चले जाओगे इस अर्थ से, इस दुनिया से, तब भी तुम्हारा काम बोलेगा। अगर तुम करो कुछ तो बोल सकता है, राइट, जैसे इनका काम बोलता है। सो या तुम कह लो मोटिवेशन या व्हाटएवर इट इज़,
दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड कल फिर मिलते हैं कोई नए चैप्टर के साथ। नमस्ते, जय हिंद।